दोस्तों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद की प्रेमाश्रम का भाग 7 लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम शंकर यहाँ 2 सप्ताह ऐसे रहे जैसे कोई जल्द छूटने वाला कैदी। जरा भी जी न लगता था। श्रद्धा की धार्मिकता से उन्हें जो आघात पहुँचा था, उसकी पीड़ा एक क्षण के लिए भी शांत न होती थी। बार बार इरादा करते कि फिर अमेरिका चला जाऊं और फिर जीवन पर्यंत आने का नाम न लूं, किंतु यह आशा कदाचित देश और समाज की अवस्था का ज्ञान श्रद्धा में सद्विचार उत्पन्न कर दे। उनका दामन पकड़ लेती थी। दिन के दिन दीवान खाने में पड़े रहते, न किसी से मिलना न जुलना। कृषि सुधार के इरादे स्थगित हो गए। उस पर विपत्ति यह थी कि ज्ञान शंकर बिरादरी वालों के षड्यंत्रों के समाचार लाकर उन्हें और भी उद्विग्न करते रहते थे। एक दिन खबर लाए कि लोगों ने एक महती सभा करके आपको समाजच्युत करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। दूसरे दिन ब्राह्मणों की एक सभा की खबर लाए जिसमें उन्होंने निश्चय किया था कि कोई प्रेम शंकर के घर पूजा पाठ करने न जाए। इसके एक दिन पीछे श्रद्धा के पुरोहित जी ने आना छोड़ दिया। ज्ञान शंकर बातों बातों में यह भी जता दिया करते थे कि आपके कारण मैं बदनाम हो रहा हूँ और शंका है कि लोग मुझे भी त्याग दे। भाई के साथ तो यह व्यवहार था और बिरादरी के नेताओं के पास आकर प्रेम शंकर के झूठे आक्षेप करते। वह देवताओं को गाली देते, कहते हैं मांस एक है, चाहे किसी का हो। खाना खाकर कभी हाथ मुंह तक नहीं धोते। कहते हैं चमार भी कर्मानुसार ब्राह्मण हो सकता है। यह बातें सुन कर बिरादरी वालों की द्वेषाग्नि और भी भड़कती थी। यहाँ तक कि कई मनचले युवक तो इस पर उद्यत थे कि प्रेम शंकर को कहीं अकेले पा जाए तो उनकी अच्छी खबर ले। तिलक एक स्थानीय पत्र था, उसमें इस विषय पर खूब जहर उगला जाता था। ज्ञान शंकर नित्य वह पत्र लाकर अपने भाई को सुनाते और यह सब केवल इसलिए कि वह निराश और भयभीत होकर यहाँ से भाग खड़े हो और मुजायजात में हिस्सा न देना पड़े। प्रेम शंकर साहस और जीवट के आदमी थे। इन धमकियों की उन्हें परवाह न थी, लेकिन उन्हें मंजूर न था कि मेरे कारण ज्ञान शंकर पर आ जाए। श्रद्धा की ओर से भी उनका चित्त फटता जाता था। इस चिंतामय अवस्था का अंत करने के लिए वह कहीं जाकर शांति के साथ रहना और अपने जीवनोद्देश्य को पूरा करना चाहते थे, पर जाए कहाँ। ज्ञान शंकर से एक बार लखनऊ में रहने की इच्छा प्रकट की थी, पर उन्होंने इतनी आपत्तियां खड़ी की, कष्टों और असुविधाओं का ऐसा चित्र खींचा कि प्रेम शंकर उनकी नीयत को ताड़ गए। वह शहर के निकट ही थोड़ी सी ऐसी जमीन चाहते थे जहाँ एक कृषि शाला खोल सके। इसी धुन में नित्य इधर उधर चक्कर लगाया करते थे। स्वभाव में संकोच इतना कि किसी से अपने इरादे जाहिर नहीं करते। हाँ, लाला प्रभा शंकर का पितृवत प्रेम और इसने उन्हें अपने मन का विचार प्रकट करने पर बाध्य कर देता था। लाला जी को जब अवकाश मिलता, वह प्रेम शंकर के पास आ बैठते और अमेरिका के वृत्तांत बड़े शौक से सुनते। प्रेम शंकर दिनों दिन उनकी सज्जनता पर मुग्ध होते जाते थे। ज्ञान शंकर तो सदैव उनका छिद्रान्वेषण किया करते, पर उन्होंने भूल कर भी ज्ञान शंकर के खिलाफ जबान नहीं खोली। वह प्रेम शंकर के विचार से सहमत न होते थे। यही सलाह दिया करते थे कि कहीं सरकारी नौकरी कर लो। एक दिन प्रेम शंकर को उदास और चिंतित देखकर लाला जी बोले, क्या यहाँ जी नहीं लगता? प्रेम शंकर कहता है, मेरा विचार है कि कहीं अलग मकान लेकर रहूं। यहाँ मेरे रहने से सबको कष्ट होता है। प्रभाशंकर कहते हैं, तो मेरे घर उठ चलो, वह भी तुम्हारा ही घर है। मैं भी कोई बेगाना नहीं हूँ, वहाँ तुम्हें कोई कष्ट न होगा। हम लोग इसे अपना धन्य भाग समझेंगे। कहीं नौकरी के लिए लिखा? प्रेम शंकर कहता है, मेरा इरादा नौकरी करने का नहीं है। प्रभाशंकर कहता है, आखिर तुम्हें नौकरी से इतनी नफरत क्यों है? नौकरी कोई बुरी चीज़ है? प्रेम शंकर कहता है, जी नहीं, मैं उसे बुरा नहीं समझता, पर मेरा मन उससे भागता है। प्रभाशंकर कहते हैं, तो मन को समझाना चाहिए ना। आज सरकारी नौकरी का जो मान सम्मान है वह और किसका है? और फिर आमदनी अच्छी
काम कम, छुट्टी ज़्यादा, व्यापार में नित्य हानि का भय, जमींदारी में नित्य अधिकारियों की खुशामद और आसामियों के बिगड़ने का खटका। नौकरी इन पेशों से उत्तम है। खेती बाड़ी का शौक उस हालात में भी पूरा हो सकता है। यह तो रईसों के मनोरंजन की सामग्री है। अन्य देशों के हालात तो नहीं जानता, पर यहाँ किसी रईस के लिए खेती करना अपमान की बात है। मुझे भूखों मरना कबूल है, पर दुकानदारी या खेती करना कबूल नहीं। प्रेमशंकर कहता है, आपका कथन सत्य है, पर मैं अपने मन से मजबूर हूँ। मुझे थोड़ी सी जमीन की तलाश है, पर इधर कहीं नज़र नहीं आती। प्रभाशंकर कहता है, अगर इसी पर मन लगा है तो करके देख लो। क्या करूं? मेरे पास शहर के निकट जमीन नहीं है। नहीं, तुम्हें हैरान न होना पड़ता। मेरे गांव में करना चाहो तो जितनी ज़मीन चाहो उतनी मिल सकती है, मगर दूर है। इसी हैज बैस में चैत का महीना गुजर गया। प्रेमशंकर ने कृषि प्रयोगशाला की आवश्यकता की और रईसों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों में कई विद्वतापूर्ण लेख छपवाए। इन लेखों का बड़ा आदर हुआ। उन्हें पत्रों ने उद्धृत किया, उन पर टीकाएं की और कई अन्य भाषाओं में उनके अनुवाद भी हुए। इसका फल यह हुआ कि तालुकेदार एसोसिएशन ने अपने वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रेमशंकर को कृषि विषयक एक निबंध पढ़ने के लिए निमंत्रित किया। प्रेमशंकर आनंद से फूले न समाये। बड़ी खोज और परिश्रम से एक निबंध लिखा और लखनऊ आ पहुँचे। कैसरबाग में इस उत्सव के लिए एक विशाल पंडाल बनाया गया था। राय कमलानंद इस सभा के मंत्री चुने गए थे। मई का महीना था। गर्मी खूब पड़ने लगी थी। मैदान में संध्या समय तक लू चला करती थी। घर में बैठना नितांत दुरूह था। रात के 8 बजे प्रेमशंकर राय के निवास स्थान पर पहुँचे। राय साहब ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। वह इस समय अपने दीवान खाने के पीछे की ओर एक छोटी सी कोठरी में बैठे हुए थे। ताक पर एक धुंधला सा दीपक जल रहा था। गर्मी इतनी थी कि जान पड़ता था अग्नि कुंड है। उनके मुख पर विलक्षण तेज था और नेत्रों से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। प्रतिभा और सौम्य की सजीव मूर्ति मालूम होते थे। उनका शारीरिक गठन और दीर्घकाय किसी पहलवान को भी लज्जित कर सकता था। उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला थी। बगल में एक चांदी का प्याला और कड़वा रखा हुआ था। तख्ते के एक ओर 2 मोटे ताजे जवान बैठे पंजा लड़ा रहे थे और दूसरी ओर कोमलांगी रमणीया वस्त्राभूषणों से सजी हुई विराज रही थी। इंद्र का अखाड़ा था, जिसमें इंद्र, काले देव और अप्सराएं सभी अपना अपना पार्ट खेल रहे थे। प्रेमशंकर को देखते ही राय साहब ने उठकर बड़े तपाक से उनका स्वागत किया। उनके बैठने के लिए कुर्सी मंगाई और बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं इस समय देवोपासना कर रहा हूँ, पर आपसे मिलने के लिए ऐसा उत्कंठित था कि एक क्षण का विलंब भी न सह सका। आपको देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। सारा संसार ईश्वर के विराट स्वरूप को देख लिया। यात्रा अनुभूत ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। कुछ जलपान के लिए मंगाऊं? प्रेमशंकर ने कहा, जी नहीं, अभी जलपान कर चुका हूँ। राय साहब कहते हैं, समझ गया, आप भी जवानी में बूढ़े हो गए। भोजन आहार का यही पथ्य विचार बुढ़ापा है। जवान वह है जो भोजन के उपरांत फिर भोजन करे, ईंट पत्थर तक भक्षण कर ले, जो एक बार जलपान करके फिर नहीं खा सकता, जिसके लिए कुम्हड़ा बादी है, करेला गर्म, कटहल गरिष्ठ, उसे मैं बूढ़ा ही समझता हूँ। मैं सर्वभक्षी हूँ और इसी का फल है कि 60 वर्ष की आयु होने पर भी मैं जवान हूँ। यह कहकर राय साहब ने लोटा मुंह में लगाया और कई घूंट गट पी गए। फिर प्याले में से कई चमचे निकालकर खाए और जीभ चटकाते हुए बोले, यह न समझिए कि मैं स्वानेंद्रिय का दास हूँ। मैं इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी बनकर रहता हूँ। यह दमन करने का साधन मात्र है। तैराक वह है जो पानी में गोते लगाए, योद्धा वह है जो मैदान में उतरे। बवा से भागकर बवा से बचने का कोई मूल्य नहीं। ऐसा आदमी बवा की चपेट में आकर फिर नहीं बच सकता।
वास्तव में रोग विजेता वही है जिसकी स्वाभाविक अग्नि, जिसकी अंतरस्थ ज्वाला रोग कीटों को भस्म कर दे। इस लोटे में आग की चिंगारियां हैं, पर मेरे लिए शीतल जल है। इस प्याले में वह पदार्थ है जिसका एक चमचा किसी योगी को भी उन्मत्त कर सकता है, पर मेरे लिए सूखे साग के तुल्य है। आजकल यही मेरा आहार है। मैं गर्मी में आग खाता हूँ और आग ही पीता हूँ। मैं शिव शक्ति का उपासक हूँ, विष को दूध घी समझता हूँ। जाड़े में हिम कणों का सेवन करता हूँ और हिमालय की हवा खाता हूँ। हमारी आत्मा ब्रह्मा का ज्योति स्वरूप है, उसे मैं देश तथा इच्छाओं और चिंताओं से मुक्त रखना चाहता हूँ। आत्मा के लिए पूर्ण अखंड स्वतंत्रता सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। मेरे किसी काम का कोई निर्दिष्ट समय नहीं, जो इच्छा होती है करता हूँ। आपको कोई कष्ट तो नहीं है? आराम से बैठिए। प्रेम शंकर कहता है, बहुत आराम से बैठा हूँ। राय साहब कहते हैं, आप इस मूर्ति को देखकर चौंकते होंगे, पर मेरे लिए यह मिट्टी के खिलौने हैं। विषयासक्त आंखें इनके रूप लावण्य पर मिटती है। मैं उस ज्योति को देखता हूँ जो इनके घट में व्यापक है। ब्रह्मारोप कितना ही सुंदर क्यों न हो, मुझे विचलित नहीं कर सकता। वह भकुए हैं जो गुफाओं और कंदराओं में बैठकर तप और ध्यान में स्वांग भरते हैं। वे कायर हैं, प्रलोभन से मुँह छिपाने वाले, तृष्णाओं से जान बचाने वाले। वे क्या जाने कि आत्म स्वतंत्र क्या वस्तु है। चित्त की दृढ़ता और मनोबल का उन्हें अनुभव ही नहीं हुआ। वह सूखी पत्तियां हैं जो हवा के एक झोंके से जमीन पर गिर पड़ती है। योग कोई दैहिक क्रिया नहीं है। आत्मशुद्धि, मनोबल और इंद्रिय दमन की सच्चा योग सच्ची तपस्या है। वासनाओं में पड़कर अविचलित रहना ही सच्चा वैराग्य है। उत्तम पदार्थों का सेवन कीजिए, मधुर गान का आनंद उठाइए, सौंदर्य की उपासना कीजिए, परंतु मनोवृत्तियों का दास न बनिए, फिर आप सच्चे वैरागी हैं। दोनों पहलवानों से कहते हैं, पंडित जी तुम बिल्कुल बुद्धू ही रहे। यह महाशय अमेरिका का भ्रमण कर आए हैं, हमारे दामाद हैं, इन्हें कुछ अपनी कविता सुनाओ। खूब फड़कते हुए कवित्त हो। दोनों पंडे खड़े हो गए और स्वर मिलाकर एक कवित्त पढ़ने लगे। कवित्त क्या था? अब शब्दों को पोथा और अश्लीलता का अविरा प्रवाह था। एक एक शब्द बेहयाई और बेशर्मी में डूबा हुआ था। मुफट भाड़ की लज्जास्पद अंगों का ऐसा नग्न, ऐसा घृणोत्पादक वर्णन न कर सकते होंगे। कवि ने समस्त भारतवर्ष के कबीर और फाक का इत्र, समस्त कायस्थ समाज की वैवाहिक गज़लों का सत्य, समस्त भारतीय नारी वृंद की प्रथा प्रणीत गालियों का निचोड़ और समस्त पुलिस विभाग के कर्मचारी के अपशब्दों का जौहर खींचकर रख दिया था। वह गंदे कवित्त दन पंडों के मुंह में ऐसी सफाई से निकल रहे थे मानो फूल झड़ रहे हैं। राय साहब मूर्तिवत बैठे थे। हंसी का तो कहना ही क्या, होठों पर मुस्कुराहट का चिन्ह भी न था। प्रेम शंकर हंसी को न रोक सके। हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ गए। पंडों के चुप होते ही समाजियों का आगमन हुआ। उन्होंने अपने साज मिलाए, तबले पर थाप पड़ी, सारंगियों ने स्वर मिलाया और तीनों रमणीय ध्रुपद अलापने लगी। प्रेम शंकर को स्वर लालित्य का वही आनंद मिल रहा था जो किसी गवार को उज्जवल रत्नों से देखने से मिलता है। इस आनंद में रसज्ञता न थी, किंतु मर्मज्ञ राय साहब मस्त होकर झूम रहे थे और कभी कभी स्वर गाने लगते थे। आधी रात तक मधुर आलाप की ताने उठती रहे। जब प्रेम शंकर ऊँघ कर गिरने लगे तब सभा विसर्जित हुई। उन्हें राय साहब की बहुज्ञता और प्रतिभा पर आश्चर्य हो रहा था। 10 मनुष्य में भी कितना बुद्धि चमत्कार, कितना आत्मबल, कितनी सिद्धि, कितनी सजीवता है और जीवन का कितना विलक्षण आदर्श। दूसरे दिन प्रेम शंकर सोकर उठे तो 8 बजे थे। मुंह हाथ धोकर बरामदे में टहलने लगे कि सामने से राय साहब एक मुस्की घोड़े पर सवार आते दिखाई दिए। शिकारी वस्त्र पहने हुए थे, कंधे पर बंदूक थी, पीछे पीछे शिकारी कुत्तों का झुंड चला आ रहा था। प्रेम शंकर को देखकर बोले, आज किसी भले आदमी का मुंह देखा था, एक बार भी खाली नहीं गया।
निश्चय कर लिया था कि जलपान के समय तक लौट आऊँगा। आप कुछ अनुमान कर सकते हैं कितनी दूर से आ रहा हूँ? पूरे 20 मील का धावा किया है। 3 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सोता, मालूम है ना? आज 3 बजे से जलसा शुरू होगा। प्रेम शंकर कहता है, जी हाँ, डेलीगेट लोग आ गए होंगे। राय साहब कहता है, मुझे अभी तक कुछ खबर नहीं और मैं ही स्वागत कारिणी समिति का प्रधान हूँ। मेरे मुख्तार साहब ने सब प्रबंध कर दिया होगा। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि वहाँ क्या कहूँगा। बस मौके पर जो कुछ मुँह से आएगा बक डालूँगा। प्रेम शंकर कहते हैं, आपकी सूझ बहुत अच्छी है। राय साहब कहते हैं, जी हाँ, मेरे एसोसिएशन में ऐसा कोई नहीं है जिसकी सूझ अच्छी ना हो। इस गुण में एक से बढ़कर एक हैं। कोषाध्यक्ष महाशय को आय व्यय का पता नहीं, पर सभा के सामने वह पूरा ब्यौरा दिखा देंगे। यही हाल औरों का भी है। जीवन इतना अल्प है कि आदमी को अपने ही ढोल पीटने से छुट्टी नहीं मिलती। जाति का मजीरा कौन बजाए? प्रेम शंकर कहते हैं, ऐसी संस्थाओं से देश का क्या उपकार होगा? राय साहब कहते हैं, उपकार क्यों नहीं? क्या आपके विचार में जाति का नेतृत्व तो निरर्थक वस्तु है? आजकल तो यही उपाधियों का सदर दरवाजा हो रहा है। सरल भक्तों का श्रद्धास्पद बनना क्या कोई मामूली बात है? बेचारे जाति के नाम पर मरने वाले सीधे साधे लोग दूर दूर से हमारे दर्शनों को आते हैं, हमारी गाड़ियाँ खींचते हैं, हमारी पदरज को माथे पर चढ़ाते हैं। क्या यह छोटी बात है? और फिर हम में कितने ही जाति के सेवक ऐसे भी हैं जो सारा हिसाब मन में रखते हैं। उनसे हिसाब पूछिए, वह अपनी तौहीन न समझेंगे और इस्तीफे की धमकी देंगे। इसी संस्था के सहायक मंत्री की वकालत बिल्कुल नहीं चलती, पर अभी उन्होंने 20,000 का एक बंगला मोल लिया है। जाति से ऐसे भी लेना है, चाहे इस बहाने से लीजिए चाहे उस बहाने से। प्रेम शंकर कहता है, मुझे अपना निबंध पढ़ने का समय कब मिलेगा? राय साहब कहते हैं, आज तो मिलता नहीं, कल गार्डन पार्टी है, हिज एक्सीलेंसी और अन्य अधिकारी वर्ग निमंत्रित हैं। सारा दिन उसी तैयारी में लग जाएगा। परसों सब चिड़ियाँ उड़ जाएगी, कुछ इने गिने लोग रह जाएंगे, तब आप शौक से अपना लेख सुनाइएगा। यही बातें हो रही थी कि राजा इंद्र कुमार सिंह का आगमन हुआ। राय साहब ने उनका स्वागत करके पूछा, नैनीताल कब तक चलिएगा? राजा साहब कहते हैं, मैं तो सब तैयारियां करके चला हूँ, यहीं से हिज एक्सीलेंसी के साथ चला जाऊँगा। क्या मिस्टर ज्ञान शंकर नहीं आए? प्रेम शंकर कहता है, जी हाँ, उन्हें अवकाश नहीं मिला। राजा कहते हैं, मैंने समाचार पत्रों में आपके लेख देखे थे, इसमें संदेह नहीं कि आप कृषि शास्त्र के पंडित हैं, पर आप जो प्रस्ताव कर रहे हैं वह यहाँ के लिए कुछ बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता। हमारी सरकार ने कृषि की उन्नति के लिए कोई बात उठा नहीं रखी है। जगह जगह पर प्रयोगशालाएं खोली, सस्ते दामों में बीज बेचती है, कृषि संबंधी आविष्कारों का पत्रों द्वारा प्रचार करती है। इस काम के लिए कितने ही निरीक्षक नियुक्त किए हैं, कृषि के बड़े बड़े कॉलेज खोल रखे हैं, पर उनका फलन कुछ न निकला। जब वह करोड़ों रुपये व्यय करके कृतकार्य न हो सकी, तो आप 2 लाख की पूंजी में क्या कर लेंगे? आपके बनाए हुए यंत्र कोई सेंत भी न लेगा। आपकी रासायनिक खादें पड़ी सड़ेगी। बहुत हुआ, आप 5-7 सैकड़े मुनाफे दे देंगे। इससे क्या होता है? जब हम 2-4 कुएं खुदवा कर पटवारी से मिलकर कर्मचारियों का सत्कार करके आसानी से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, तो यह झंझट कौन करे? प्रेम शंकर कहता है, मेरा उद्देश्य कोई व्यापार खोलना नहीं है, मैं तो केवल कृषि की उन्नति के लिए धन चाहता हूँ। संभव है आगे चलकर लाभ हो, पर अभी तो मुनाफे की कोई आशा नहीं। राजा कहते हैं, समझ गया, यह केवल पुण्य कार्य होगा। प्रेम शंकर कहते हैं, जी हाँ, यही मेरा उद्देश्य है। मैंने अपने उन लेखों में और इस निबंध में भी यही बात साफ साफ कह दी है। राजा कहते हैं, तो फिर आपने श्री गणेश करने में ही भूल की। आपको पहले इस विषय में लाट साहब की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिए थी, तब 2 की जगह आपको 10 लाख की बात मिल जाते। बिना सरकारी प्रेरणा के यहाँ ऐसे कामों में सफलता नहीं होती। यहाँ आप जितनी संस्थाएं देख रहे हैं, उनमें किसी का जन्म स्वाधीन रूप
से नहीं, यहाँ की यही प्रथा है। राय साहब, यदि आपको हिज एक्सीलेंसी से मिला दे और उनकी आप पर कृपा दृष्टि हो जाए तो कल ही रुपए का ढेर लग जाए। राय साहब कहते हैं, मैं बड़ी खुशी से तैयार हूँ। प्रेम शंकर कहता है, मैं इस संस्था को सरकारी संपर्क से अलग रखना चाहता हूँ। राजा कहते हैं, ऐसी दशा में आप इस एसोसिएशन से सहायता की आशा न रखें, कम से कम मेरा यही विचार है। क्यों राय साहब? राय साहब कहते हैं, आपका कहना सही है। प्रेम शंकर कहते हैं, तो फिर मेरा निबंध पढ़ना व्यर्थ है। राजा कहते हैं, नहीं, व्यर्थ नहीं है, संभव है आप इसके द्वारा आगे चलकर सरकारी सहायता पा सके। हाँ राय साहब, प्रधान जी का जुलूस निकालने की तैयारी हो रही है ना, वह तीसरे पहर की गाड़ी से आने वाले हैं। प्रेम शंकर निराश हो गए। ऐसी सभा में अपना निबंध पढ़ना अंधों के आगे रोना था। वह 3 दिन लखनऊ रहे और एसोसिएशन के अधिवेशन में शरीक रहे, किंतु न तो अपना लेख पढ़ा और न किसी ने उनसे पढ़ने के लिए जोर दिया। वहाँ तो सभी अधिकारियों की सेवा सत्कार में ऐसे दत्तचित्त थे मानो बारात आई हो, बल्कि उनका वहाँ रहना सबको अखरता था। सभी समझते थे कि यह महाशय मन में हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। लोगों को किसी गुप्त रीति से यह भी मालूम हो गया कि यह स्वराज्यवादी है। इस कारण से किसी ने उनसे निबंध पढ़ने के लिए आग्रह नहीं किया। यहाँ तक कि गार्डन पार्टी में भी उन्हें निमंत्रण भी न दिया। यह रहस्य लोगों में उनके आने के एक दिन पीछे खुला, नहीं तो कदाचित उनके पास लेख पढ़ने का आदेश पत्र भी न भेजा जाता। प्रेम शंकर ऐसी दशा में वहाँ क्यों कर ठहरते? चौथे दिन चले गए। 2-3 दिन तक उनका चित्त बहुत खिन्न रहा, किंतु इसलिए नहीं कि उन्हें आशातीत सफलता न हुई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सहायता के लिए रईसों के सामने हाथ फैलाकर अपने स्वाभिमान की हत्या की। यद्यपि अकेले पड़े पड़े उनका जी बहुत उकताया, पर इसके साथ ही वह अवस्था आत्मचिंतन की बहुत अनुकूल थी। निस्वार्थ सेवा करना मेरा कर्तव्य है। प्रयोगशाला स्थापित करके मैं कुछ स्वार्थ भी सिद्ध करना चाहता था। कुछ लाभ होता, कुछ नाम होता। परमात्मा ने उसी का मुझे यह दंड दिया है। सेवा का क्या यही एक साधन है? मैं प्रयोगशाला के पीछे क्यों पड़ा रहूं? बिना प्रयोगशाला के भी कृषि संबंधी विषयों का प्रचार किया जा सकता है। रोग निवारण क्या सेवा नहीं है? इन प्रश्नों ने प्रेम शंकर के सदुत्साहस को उत्तेजित कर दिया। वह प्रायः घर से निकल जाते और आसपास के देहातों में जाकर किसानों से खेतीबाड़ी के विषय में वार्तालाप करते। उन्हें अब मालूम हुआ कि यहाँ के किसानों को जितना मूर्ख समझा जाता है, वे उतने मूर्ख नहीं हैं। उन्हें किसानों से कितनी ही नई बातों का ज्ञान हुआ। धीरे धीरे वह दिन भर घर से बाहर रहने लगे। कभी दूर के देहातों में चले जाते, 2-3 दिनों तक नहीं लौटते। जेठ का महीना था। आकाश से आग बरसती थी। राज्याधिकारी वर्ग पहाड़ों पर ठंडी हवा खा रहे थे। भ्रमण करने वाले कर्मचारी के दौरे भी बंद थे, पर प्रेम शंकर की तातील न थी। उन्हें बहुधा दोपहर का समय पेड़ों की छांव में काटना पड़ता। कभी दिन का दिन निराहार बीत जाता था, पर सेवा की धुन ने उन्हें शारीरिक सुखों से विरक्त कर दिया था। किसी गांव में हैजा फैलने की खबर मिलती, कहीं कीड़े ऊख के पौधे का सर्वनाश किए डालते थे, कहीं आपस में लठियाव होने का समाचार मिलता। प्रेम शंकर डाकियों की भांति इन सभी स्थानों पर जा पहुँचते और यथासाध्य कष्ट निवारण का प्रयास करते। कभी कभी लखनपुर तक का धावा मारते। जब आषाढ़ में मेघ बरसा तो प्रेम शंकर को अपने काम में बड़ी असुविधा होने लगी। एक विशेष प्रकार के धानों का प्रचार करना चाहते थे। तरकारियों के बीज भी वितरण करने के लिए मंगा रखे थे। उन्हें बोने और उपजाने की विधि बतलानी भी जरूरी थी। इसलिए उन्होंने शहर से 4-5 मील पर वरना किनारे हाजीगंज में रहने का निश्चय किया। गांव से बाहर फूस का एक झोपड़ा पड़ गया। 2-3 खाटें आ गई। गांव वाले की उन पर असीम भक्ति थी। उनके निवास को लोगों ने अहोभाग्य समझा। उन्हें सब लोग अपना रक्षक, अपना इष्ट देव समझते थे।
और उनके इशारे पर जान देने को तैयार थे। यद्यपि प्रेम शंकर को यहाँ बड़ी शांति मिलती थी, पर श्रद्धा की याद कभी कभी विकल कर देती थी। वह सोचते यदि वह मेरे भी साथ होती तो कितने आनंद से जीवन व्यतीत होता। उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि ज्ञान शंकर ने ही मेरे विरुद्ध उनके कान भरे हैं, अतः उन्हें अब उस पर क्रोध के बदले दया आती थी। उन्हें एक बार उससे मिलने और उसके मनोगत भावों को जानने की बड़ी आकांक्षा होती थी। कई बार इरादा किया कि एक पत्र लिखूं, पर यह सोचकर कि जवाब दे या न दे टाले जाते थे। इस चिंता के अतिरिक्त अब धनाभाव से भी कष्ट होता था। अमेरिका से जितने रुपए लाए थे वह इन 4 महीनों में खर्च हो गए थे और यहाँ नित्य ही रुपयों का काम लगा रहता था। किसानों ने अपनी कठिनाइयाँ बयान करते हुए इन्हें संकोच होता था। वह अपने भोजन आदि का बोझ भी डालना पसंद न करते थे और न शहर के किसी रईस से ही सहायता मांगने का साहस होता था। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान शंकर से अपने हिस्से का मुनाफा मांगना चाहिए। उन्हें मेरे हिस्से की पूरी रकम उड़ा जाने का क्या अधिकार है? श्रद्धा के भरण पोषण के लिए वह अधिक से अधिक मेरा आधा हिस्सा ले सकते हैं, तब भी मुझे 1000 के लगभग मिल जाएंगे। इस वक्त काम चलेगा, फिर देखा जाएगा। निसंदेह इस आमदनी पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने उसका अर्जन नहीं किया, लेकिन मैं उसे अपने भोग विलास के निमित्त तो नहीं चाहता। उसे लेकर परमार्थ में खर्च करना आपत्तिजनक नहीं हो सकता। पहले प्रेम शंकर की निगाह इस तरफ कभी नहीं गई थी। वह इन रुपयों को ग्रहण करना अनुचित समझते थे, पर अभाव बहुधा सिद्धांतों और धारणाओं का बाधक है। उन्होंने सोचा था कि पत्र में सब कुछ साफ साफ लिख दूंगा, पर लिखने बैठे तो केवल इतना ही कि मुझे रुपयों की बड़ी ज़रूरत है। आशा है मुझे कुछ सहायता करेंगे। भावों को लेखबद्ध करने में हम बहुत विचारशील हो जाते हैं। ज्ञान शंकर को यह पत्र मिला तो जामे से बाहर हो गए। श्रद्धा को सुनाकर बोले, यह तो नहीं होता कि कोई उद्यम करे, बैठे बैठे सुकीर्ति का आनंद उठाना चाहते हैं। जानते होंगे कि यहाँ रुपये बरस रहे हैं, बस हर्रे फिटकिरी मुनाफा हाथ आ जाता है और यहाँ अदालत के खर्च के मारे कचूमर निकला जाता है। 1000 रुपये कर्ज लेकर खर्च कर चुका और अभी पूरा साल पड़ा है। एक बार हिसाब किताब देख ले तो आंखें खुल जाए, मालूम हो जाए कि जमींदारी परोसा हुआ थाल नहीं है। सैकड़ों रुपये साल कर्मचारी की नज़र निर्यात में उड़ जाते हैं। यह कहते हुए उसी गुस्से में पत्र का उत्तर लिखने नीचे गए। उन्हें अपनी अवस्था और दुर्भाग्य पर क्रोध आ रहा था। राय कमलानंद की चेतावनी बार बार याद आती थी। वही हुआ जो उन्होंने कहा था। संध्या हो गई थी, आकाश पर काली घटा छाई हुई थी। प्रेम शंकर सोच रहे थे, बड़ी देर हुई, अभी तक आदमी का जवाब लेकर नहीं लौटा। कहीं पानी न बरसने लगे, नहीं तो इस वक्त आ भी न सकेगा। देखूं क्या जवाब देते हैं। सूखा जवाब तो क्या देंगे, हाँ मन में झुझलाएंगे। अब मुझे भी निसंकोच होकर लोगों से सहायता मांगनी चाहिए। अपने बल पर यह बोझ मैं नहीं संभाल सकता। थोड़ी सी जमीन मिल जाती, मैं स्वयं कुछ पैदा करने लगता तो यह दशा न रहती। जमीन तो यहाँ बहुत कम है, हाँ 50 बीघे का उसर अलबत्ता है, लेकिन जमींदार साहब से सौदा पटना कठिन है। वह उसर के लिए 200 रुपये बीघे नजराना मांगेंगे। फिर इसकी रेह निकालने और पानी के निकास के लिए नालियाँ बनाने में हजारों का खर्च है। क्या बताऊँ, ज्ञानू ने मेरे सारे मंसूबे चौपट कर दिए। नहीं लखनपुर यहाँ से कौन बहुत दूर था। मैं 15-20 बीघे की सिर भी कर लेता तो मुझे किसी की मदद की दरकार न होती। यह इन्हीं विचारों में डूबे थे कि सामने से एक एक्का आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो कई आदमियों ने एक्के वान को ललकारा, क्यों खेत में एक्का लाता है, आंखें फूटी हुई है, देखता नहीं खेत बोया हुआ है। पर जब एक्का प्रेम शंकर के झोपड़े की ओर मुड़ा तो लोग चुप हो गए। इस पर लाला प्रभा शंकर और उनके दोनों लड़के पद्म शंकर और तेज शंकर बैठे हुए थे। प्रेम शंकर ने दौड़कर उनका स्वागत किया। प्रभा शंकर ने उन्हें छाती से लगा लिया और पूछा, अभी तुम्हारा आदमी ज्ञानू का जवाब लेकर तो नहीं आया? प्रेम शंकर कहता है, जी नहीं, अभी तो नहीं आया, देर बहुत हुई। प्रभा शंकर कहते हैं, मेरे ही हाथ बाजी रही, मैं उसके 1 घंटा पीछे चला हूँ। यह लो, बड़ी बहू ने यह लिफाफा और यह संदूकची तुम्हारे पास भेजी है।
मगर यह तो बताओ, यह वनवास क्यों कर रहे हो? तुम्हारे एक छोड़ दो घर हैं, उनमें न रहना चाहो तो तुम्हारे कई मकान किराए पर उठे हुए हैं, उनमें से जिसे कहो खाली करा दो, आराम से शहर में रहो। तुम्हें इस दशा में देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। यह फूस का झोपड़ा बीहड़ स्थान, न कोई आदमी है न आदमजाद। मुझसे तो यहाँ एक क्षण भी न रहा जाए। अब तो घर की सुधि नहीं लेते। मैं तुम्हें यहाँ रहने न दूंगा। हम तो महल में रहें और तुम यूँ वनवास करो। यह सब मेरा दुर्भाग्य है। मेरे कलेजे के टुकड़े हुए जाते हैं। भाई साहब जब तक जीवित रहे मैं अपने ऊपर गर्व करता था, समझता था कि मेरी बदौलत एका बना हुआ है, लेकिन उनके उठते ही घर की श्री उठ गई। मैं 2-4 साल भी उस मेल को न निभा सका। वह भाग्यशाली थे, मैं अभागा हूँ और क्या कहूँ। प्रेम शंकर ने बड़ी उत्सुकता से लिफाफा खोला और पढ़ने लगे। लाला जी की तरफ उनका ध्यान न था। प्रिय प्राणपति, दासी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप जब तक विदेश में थे वियोग के दुख को धैर्य के साथ सहती रही, पर आपका यह एकांत निवास नहीं सहा जाता। मैं यहाँ आपसे बोलती न थी, आपसे मिलती न थी, पर आपको आंखों से देखती तो थी, आपकी सेवा तो कर सकती थी। आपने यह सुअवसर भी मुझसे छीन लिया। मुझे तो संसार की हंसी का डर है। मुझे आपसे मिलते हुए अनिष्ट की आशंका होती है। धर्म को तोड़कर कौन प्राणी सुखी रह सकता है? आपके विचार तो ऐसे नहीं, फिर आप क्यों मेरी सुधि नहीं लेते? यहाँ लोग आपके प्रायश्चित करने की चर्चा कर रहे हैं। मैं जानती हूँ आपको बिरादरी का भय नहीं है, पर यह भी जानती हूँ कि आप मुझ पर दया और प्रेम रखते हैं। क्या मेरी खातिर इतना न कीजिएगा? मेरे धर्म को निभाइएगा। इस संदूकची में मेरे कुछ गहने और रुपये हैं। गहने अब किसके लिए पहनूं? कौन देखेगा? यह तुच्छ भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप न लेंगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझसे नाता तोड़ दिया। आपकी अभागिन श्रद्धा। प्रेम शंकर के मन में पहले विचार हुआ कि संदूकची को वापस कर दूं और लिख दूं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। क्या मैं ऐसा निर्लज्ज हो गया हूँ जो स्त्री मेरे साथ इतनी निष्ठुरता से पेश आए उसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाऊं? लेकिन एक ही क्षण में यह विचार पलट गया। उसके स्थान पर यह शंका हुई कि कहीं इसके मन में कुछ और तो नहीं ठान ली है। यह पत्र किसी विषम संकल्प का सूचक तो नहीं है। वह अस्थिर चित्त होकर इधर उधर टहलने लगे। सहसा लाला प्रभाशंकर से बोले, आपको तो मालूम होगा ज्ञान शंकर का बर्ताव उसके साथ कैसा है। प्रभाशंकर कहते हैं, बेटा यह बात मुझसे मत पूछो। हाँ इतना कहूँगा कि तुम्हारे यहाँ रहने से बहुत दुखी है। तुम्हें मालूम है कि उसको तुमसे कितना प्रेम है। तुम्हारे लिए उसने बड़ी तपस्या की है। उसके ऊपर तुम्हारी अकृपा नितांत अनुचित है। प्रेम शंकर कहते हैं, मुझे वहाँ रहने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ ज्ञान शंकर के कुटिल व्यवहार से दुख होता है और फिर वहाँ बैठकर यह काम न होगा। किसानों के साथ रहकर मैं उनकी जितनी सेवा कर सकता हूँ अलग रहकर नहीं कर सकता। आपसे केवल यह प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे बुलाकर उसकी तस्कीन कर दीजिएगा। मेरे विचार से उसका व्यवहार कितना ही अनुचित क्यों न हो, पर मैं उसे निरपराध समझता हूँ। यह दूसरों के बहकाने का फल है। मुझे शंका होती है कि वह जान पर न खेल जाए। प्रभाशंकर कहते हैं, मगर तुम्हें वचन देना होगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार वहाँ अवश्य जाया करोगे। प्रेम शंकर कहता है, इसका पक्का वादा करता हूँ। प्रभाशंकर ने लौटना चाहा, पर प्रेम शंकर ने उन्हें साग्रह रोक लिया। हाजीगंज में एक सज्जन ठाकुर भवानी सिंह रहते थे। उनके यहाँ भोजन का प्रबंध किया गया। पूरियाँ मोटी थी और भाजी भी अच्छी न बनी थी, किंतु दूध बहुत स्वादिष्ट था। प्रभाशंकर ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ पूरियाँ है या लिट्टी? मुझे तो 2-4 दिन भी खानी पड़े तो काम तमाम हो जाए। हाँ दूध की मलाई अच्छी है। प्रेम शंकर कहता है, मैं तो यहाँ रोटियाँ बना लेता हूँ, दोपहर को दूध पी लिया करता हूँ। प्रभाशंकर कहते हैं, तो यह कहो कि तुम योगाभ्यास कर रहे हो। अपनी रुचि का भोजन न मिले तो फिर जीवन का सुख ही क्या है। प्रेम शंकर कहते हैं, क्या जाने, मैं तो रोटियों से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। कभी कभी तो मैं साग या दाल भी नहीं बनाता। सूखी रोटियाँ बहुत मीठी लगती हैं।
स्वास्थ्य के विचार से भी रूखा सूखा भोजन उत्तम है। प्रभाशंकर कहते हैं, यह सब नए जमाने के ढकोसले हैं। लोगों की पाचन शक्ति निर्बल हो गई है, इसी विचार से अपने का तस्कीन दिया करते हैं। मैंने तो आज जीवन चटपटा भोजन किया, पर कभी कोई शिकायत नहीं हुई। भोजन करने के बाद कुछ इधर उधर की बातें होने लगी। लाला जी थके थे, सो गए, किंतु दोनों लड़कों को नींद नहीं आती थी। प्रेम शंकर बोले, क्यों तेज शंकर, क्या नींद नहीं आती? मैट्रिक में हो ना, इसके बाद क्या करने का विचार है? तेज शंकर कहता है, मुझे क्या मालूम, दादाजी की जो राय होगी वही करूँगा। प्रेम शंकर कहता है, और तुम क्या करोगे पद्मशंकर? पद्मशंकर कहता है, मेरा तो पढ़ने में जी नहीं लगता, जी चाहता है साधु हो जाऊं। प्रेम शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, अभी से? पद्मशंकर कहता है, जी हाँ, खूब पहाड़ों पर विचरूंगा, दूर दूर के देशों की सैर करूंगा। भैया भी तो साधु होने को कहते हैं। प्रेम शंकर कहते हैं, तो तुम दोनों साधु हो जाओगे और गृहस्थी का सारा बोझ चाचा साहब के सिर पर छोड़ दोगे। तेज शंकर कहता है, मैंने कब साधु होने का कहा? पद्म, झूठ बोलते हो। पद्म कहता है, रोज तो कहते हो, इस वक्त लजा रहे हो। तेज कहता है, बड़े झूठे हो। फिर पद्म कहता है, अभी तो कल ही कह रहे थे कि पहाड़ों पर जाकर योगियों से मंत्र जगाना सीखेंगे। तो प्रेम शंकर कहता है, मंत्र जगाने से क्या होगा? पद्म शंकर कहता है, वाह, मंत्र में इतनी शक्ति है कि चाहे तो अभी गायब हो जाए, जमीन में गड़ा हुआ धन देख ले। एक मंत्र तो ऐसा है कि चाहे तो मुर्दों को भी जिला दे। बस सिद्धि चाहिए, खूब चैन रहेगा। यहाँ तो बरसों पढ़ेंगे, तब जाकर कहीं नौकरी मिलेगी, और वहाँ तो एक मंत्र भी सिद्ध हो गया तो फिर चांदी ही चांदी है। प्रेम शंकर कहते हैं, क्यों जी तेजू, तुम भी इन मिथ्या बातों पर विश्वास करते हो? तेज कहता है, जी नहीं, यह पद्मू यूं ही बाही तबाही बकता फिरता है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आदमी मंत्र जगाकर बड़े बड़े काम कर सकता है। हाँ, डर न जाए, नहीं तो जान जाने का डर रहता है। प्रेम शंकर कहता है, यह सब गपोड़ा है। खेद है, तुम विज्ञान पढ़कर भी इन गपोड़ों पर विश्वास करते हो। संसार में सफलता का सबसे जागता हुआ मंत्र अपना उद्योग, अध्यवसाय और दृढ़ता है। इसके सिवा और सब मंत्र झूठे हैं। दोनों लड़कों ने इसका कुछ उत्तर न दिया। उनके मन में मंत्र की बात बैठ गई थी और तर्क द्वारा उन्हें कायल करना कठिन था। इनके सो जाने के बाद प्रेम शंकर ने संदूकची खोलकर देखा। गहने सभी सोने के थे। रुपये गिने तो पूरे 30,000 थे। इस समय प्रेम शंकर के सम्मुख श्रद्धा एक ऐसी देवी की रूप में खड़ी मालूम होती थी। उसकी मुख श्री एक विलक्षण ज्योति से प्रदीप्त थी। त्याग और अनुराग की विशाल मूर्ति थी, जिसके कोमल नेत्रों में भक्ति और प्रेम की किरणें प्रस्फुटित हो रही थी। प्रेम शंकर का हृदय विहल हो गया। उन्हें अपनी निष्ठुरता पर बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई। श्रद्धा की भक्ति के सामने अपनी कटुता और अनुदारता अत्यंत निंद प्रतीत होने लगी। उन्होंने संदूकची बंद करके खाट के नीचे रख दी और लेटे तो सोचने लगे, इन गहनों को क्या करूं? कुल संपत्ति 5,000 से कम की नहीं है। इसे मैं ले लूं तो श्रद्धा निर्वलंब हो जाएगी, लेकिन मेरी दशा सदैव ऐसे ही थोड़ी रहेगी। अभी ऋण समझकर ले लूं, फिर कभी सूद समेत चुका दूंगा। 25 बीघे ऊसर लूं तो 2,500 में तय हो जाए। 1,000 खाद डालने और रेह निकालने में लग जाएंगे। 1,000 में बैलों की गोइयाँ और दूसरी सामग्रियाँ आ जाएंगी। 10 बीघे में एक सुंदर बाग लगा दूंगा। 15 बीघे में खेती करूं। 2 साल तो चाहे उपज कम हो, लेकिन आगे चलकर 2,500 वार्षिक की आय होने लगेगी। अपने लिए मुझे 200 रुपये साल भी बहुत है। शेष रुपये अपने जीवनोद्देश्य के पूरे करने में लगेंगे। संभव है तब तक कोई सहायक भी मिल जाए, लेकिन उस दशा में कोई सहायता भी न करे तो मेरा काम न चलता रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान ही न रहा, मैं यह ऊसर ले लूँ तो फिर इस गांव में गोचरी भूमि कहाँ रहेगी? यही ऊसर तो यहाँ के पशुओं का मुख्य आधार है। नहीं, इसके लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। अब तो हाथ में रुपये आ गए हैं, कहीं न कहीं जमीन मिल ही जाएगी। हाँ, अच्छी जमीन होगी
ताक इतने रुपयों में 10 बीघे से ज़्यादा न मिलेगी। 10 बीघे में मेरा काम कैसे चलेगा? प्रेम शंकर इसी उधेड़-बुन में पड़े हुए थे। मूसलाधार मेघ बरस रहा था। सहसा उनके कानों में बादलों की गर्जने सी आवाज़ आने लगी, मानो किसी बड़े पुल पर से रेलगाड़ी चली जा रही हो। लेकिन जब देर तक इस ध्वनि का तार न टूटा और थोड़ी देर में गांव की ओर से आदमियों की चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगी, तो वह घबरा कर उठे और गांव की तरफ नज़र दौड़ाई। गांव में हलचल मची हुई थी। लोग हाथों में सन और अरहर के डंठलों की मशालें लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे। कुछ लोग मशालें लिए नदी की तरफ दौड़ते जाते थे। एक क्षण में मशालों का प्रतिबिंब सा दिखने लगा, जैसे गांव में पानी लहरें मार रहा हो। प्रेम शंकर समझ गए कि बाढ़ आ गई है। अब विलंब करने का समय न था। वह तुरंत गांव की तरफ चले। थोड़ी ही दूर चलकर वह घुटनों तक पानी में पहुँचे। बहाव में इतना वेग था कि उनके पांव मुश्किल से समझ सकते थे। कई बार वह गड्ढों में गिरते गिरते बचे। जल्दी में जल थाहने के लिए कोई लकड़ी भी न ले सके थे। जी चाहता था कि गांव में उड़कर जा पहुंचूं और लोगों की यथासाध्य मदद करूं, लेकिन यहाँ एक एक पग रखना दुस्तर था। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर मूसलाधार वर्षा, नीचे वेगवती लहरों का सामना। राह बाट का कहीं पता नहीं। केवल मसालों को देखते चले जाते थे। कई बार घरों के गिरने का धमाका सुनाई दिया। गांव के निकट पहुंचे तो हाहाकार मचा हुआ था। गांव के समस्त प्राणी, युवा, वृद्ध, बाल मंदिर में चबूतरे पर खड़े यह विध्वंसकारी मेघी लीला देख रहे थे। प्रेम शंकर को देखते ही लोग चारों ओर से आकर खड़े हो गए। स्त्रियां रोने लगी। प्रेम शंकर कहते हैं, बाढ़ क्या अब की ही आई है या और भी कहीं कभी आई थी? भवानी सिंह कहता है, हर दूसरे तीसरे साल आ जाती है, कभी कभी तो साल में दो दो बेर आ जाती है। प्रेम शंकर कहते हैं, इसके रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया? भवानी सिंह कहता है, इसका एक ही उपाय है, नदी के किनारे बांध बना दिया जाए, लेकिन कम से कम 3000 का खर्च है। वह हमारे किए नहीं हो सकता, इतनी सामर्थ्य नहीं है। कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है, धन कहाँ से आए? प्रेम शंकर कहते हैं, जमींदार से इस विषय में तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा? भवानी कहता है, उनके कभी दर्शन ही नहीं होते, किससे कहे? सेठ जी ने यह गांव उन्हें पिंडदान में दे दिया था। बस आप तो गया जी में बैठे रहते हैं। साल में 2 बार उनका मुंशी आकर लगान वसूल कर ले जाता है। उससे कहो तो कहता है, हम कुछ नहीं जानते, पंडा ही जाने। हमारे सिर पर चाहे जो पड़े, उन्हें अपने नफ़े से काम है। प्रेम शंकर कहते हैं, अच्छा इस वक्त क्या उपाय करना चाहिए? कुछ बचा या सब डूब गया? भवानी कहता है, अंधेरे में अब कुछ सूझ तो नहीं पड़ता, लेकिन अटकल से जान पड़ता है कि घर एक भी नहीं बचा। कपड़े लत्ते, बर्तन भांडे, खाट खटोले सब बह गए। इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि अपने साथ कुछ लाते। जैसे बैठे थे वैसे ही उठ भागे। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी, यहाँ तो कुछ पता ही न चला। प्रेम शंकर कहते हैं, मवेशी भी बह गए होंगे? भवानी कहता है, राम जाने, कुछ तुड़ाकर भागे होंगे, कुछ बह गए होंगे, कुछ दिन तक पानी में डूबे होंगे। पानी 10-5 अंगुल और चढ़ा तो उनका भी पता न लगेगा। प्रेम शंकर कहते हैं, कम से कम उनकी रक्षा तो करनी चाहिए। भवानी कहता है, हमें तो असाध्य जान पड़ता है। प्रेम शंकर फिर बोले, नहीं, हिम्मत ना हारो, भला कुल कितने मर्द यहाँ होंगे? भवानी कहता है, यही कोई 40-50। प्रेम शंकर कहते हैं, तो 5-5 आदमियों की एक एक टुकड़ी बना लो और सारे गांव का एक चक्कर लगाओ। जितने जानवर मिले उन्हें बटोर लो और मेरे झोपड़े के सामने ले चलो। वहाँ जमीन बहुत ऊंची है, पानी नहीं जा सकता। मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। जो लोग इस काम के लिए तैयार हों, सामने निकल आए। प्रेम शंकर के उत्साह ने लोगों को उत्साहित किया। तुरंत 50-60 आदमी निकल आए। सबके हाथों में लाठियां थी। प्रेम शंकर को लोगों ने रोकना चाहा, लेकिन वह किसी तरह न माने। एक लाठी हाथ में ले ली और आगे आगे चले। पग पग पर बहते हुए झोपड़ों, गिरे हुए वृक्षों तथा बहती हुई चारपाइयों से टकराना पड़ता था। गांव का नाम निशान न था। गांव वालों को अपने अपने घरों का पता
न चलता था। हाँ, जहाँ तहाँ भैंसों और बैलों के डकारने की आवाज़ सुन पड़ती थी। कहीं कहीं पशु बहते हुए भी मिलते थे। यह रक्षक दल सारी रात पशुओं के उद्धार का प्रयत्न करता रहा। उनका साहस अदम्य और उद्योग अविश्रांत था। प्रेमशंकर अपनी टुकड़ी के साथ बारी बारी से अन्य दलों की सहायता करते रहते थे। उनका धैर्य और परिश्रम देखकर निर्बल हृदय वाले भी प्रोत्साहित हो जाते थे। जब दिन निकला और प्रेमशंकर अपने झोपड़े पर पहुंचे, तब 200 से अधिक पशुओं को आनंद से बैठे जुगाली करते हुए देखा, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत कभी न की थी। ऐसे थक गए थे कि खड़ा होना मुश्किल था। अंग अंग में पीड़ा हो रही थी। 8 बजते बजते उन्हें ज्वर हो आया। लाला प्रभाशंकर ने यह वृत्तांत सुना तो असंतुष्ट होकर बोले, बेटा, परमार्थ करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह प्राण देकर नहीं। चाहे तुम्हें अपने प्राण का मूल्य इन जानवरों से कम जान पड़ता हो, लेकिन हम ऐसे ऐसे लाखों पशुओं को तुम्हारे ऊपर बलिदान कर सकते हैं। श्रद्धा सुनेगी तो न जाने उसका क्या हाल होगा। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। 3 दिन तक प्रेमशंकर ने सिर न उठाया और न लाला प्रभाशंकर उनके पास से उठे। उनके सिरहाने बैठे हुए कभी विनय पत्रिका के पदों का पाठ करते, कभी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते। हाजीपुर में 2 ब्राह्मण भी थे। वह दोनों झोपड़े में बैठे दुर्गा पाठ किया करते। अन्य लोग तरह तरह की जड़ी बूटियां लाते। आसपास के देहातों में भी जो उनकी बीमारी की खबर पाता, दौड़ा हुआ देखने आता। चौथे दिन ज्वर उतर गया, आकाश भी निर्मल हो गया और बाढ़ भी उतर गई। प्रभात का समय था। लाला प्रभाशंकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर घर चले गए थे। प्रेमशंकर अपनी चारपाई पर तकिए के सहारे बैठे हुए हाजीपुर की तरफ चिंतामय नेत्रों से देख रहे थे। 4 दिन पहले जहाँ एक हरा भरा लहलहाता हुआ गांव था, जहाँ मीलों तक खेतों में सुखद हरियाली छाई हुई थी, जहाँ प्रातःकाल गाय भैंसों के रेवड़ चढ़ते दिखाई देते थे, जहाँ झोपड़ों से चक्कियों की मधुर ध्वनि उड़ती थी और बाल वृंद मैदानों में खेलते कूदते दिखाई देते थे, वहाँ एक निर्जन मरुभूमि थी। गांव की अधिकांश प्राणी दूसरे गांव में भाग गए थे और कुछ लोग प्रेमशंकर के झोपड़े के सामने सिरकियां डाले पड़े थे। न किसी के पास अन्न था, न वस्त्र। बड़ा शोकमय दृश्य था। प्रेमशंकर सोचने लगे, कितनी विषम समस्या है। इन दिनों का कोई सहायक नहीं। आए दिन इन पर यही विपत्ति पड़ा करती है और ये बेचारे इसका निवारण नहीं कर सकते। साल 2 साल में जो कुछ तन पेट काटकर संचय करते हैं, वह जलदेव को भेंट देते हैं। कितना धन, कितने जीव इस भंवर में समा जाते हैं, कितने घर मिट जाते हैं, कितनी गृहस्थियों का सर्वनाश हो जाता है, और यह केवल इसलिए कि इनको गांव के किनारे एक सुदृढ़ बांध बनाने का साहस नहीं है। न इतना धन हो, न वह सहमति और सुसंगठन है जो धन का अभाव होने पर भी बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर देता है। ऐसा बांध यदि बन जाए तो उससे इसी गांव की नहीं, आसपास के कई गांवों की रक्षा हो सकती है। मेरे पास इस समय 4-5 हजार रुपये हैं। क्यों न इस बांध में हाथ लगा दूं। गांव के लोग धन न दे सके, मेहनत तो कर सकते हैं। केवल उन्हें संगठित करना होगा। दूसरे गांव के लोग भी निसंदेह इस काम में सहायता देंगे। ओह, कहीं यह बांध तैयार हो जाए तो इन गरीबों का कितना कल्याण हो। यद्यपि प्रेमशंकर बहुत अशक्त हो रहे थे, पर इस विचार ने उन्हें इतना उत्साहित किया कि तुरंत उठ खड़े हुए और लोगों के बहुत रोकने पर भी हाथ में डंडा लेकर नदी की ओर बांध स्थल तक निरीक्षण करने चल खड़े हुए। जेब में पेंसिल और कागज भी रख लिया। कई आदमी साथ हो लिए। नदी के किनारे खड़े खड़े वो बहुत देर तक रस्सी से नाप नाप कर कागज पर बांध का नक्शा खींचते और उसकी लंबाई, चौड़ाई, गर्भ आदि का अनुमान करते। उन्हें उत्साह के वेग में यह काम सहज जान पड़ता था। केवल काम छेड़ देने की जरूरत थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े निश्चय किया कि वर्षा समाप्त होते ही श्री गणेश कर दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो जाड़े में बांध तैयार हो जाएगा। बांध के साथ साथ गांव को भी पुनर्जीवित कर दूंगा। बाढ़ का भय तो न रहेगा। दीवारें मजबूत बनाऊंगा और उस पर फूस की जगह खपरेला का छाज रखूंगा। भवानी सिंह ने कहा, बाबूजी, यह काम हमारे मान का नहीं है। प्रेमशंकर कहते हैं, है क्यों नहीं?
तुम ही लोगों से यह पूरा कराऊंगा। तुमने इसे असाध्य समझ लिया, इसी कारण इतनी मुसीबतें झेलते हो। भवानी कहता है, गांव में आदमी कितने हैं? प्रेम शंकर कहता है, दूसरे गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे, काम शुरू तो होने दो। भवानी कहता है, जैसा बांध आप सोच रहे हैं 5-6 हजार से कम में न बनेगा। प्रेम शंकर कहता है, रुपयों की कोई चिंता नहीं, कार्तिक आ रहा है, बस काम शुरू कर दो, 2-3 महीने में बांध तैयार हो जाएगा। रुपयों का प्रबंध जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं कर दूंगा। भवानी कहता है, आपका ही भरोसा है। प्रेम शंकर कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखो। भवानी फिर कहता है, मजदूरों की मदद मिल जाए तो अगहन में ही बांध तैयार हो सकता है। प्रेम शंकर कहते हैं, इसका मैं वचन दे सकता हूँ, यहाँ 60-70 बीघे का अच्छा चक निकल जाएगा। भवानी फिर कहता है, तब हम आपका झोपड़ा भी यहीं बना देंगे। वह ऊंची है, लेकिन कभी कभी वहाँ भी बाढ़ आ जाती है। प्रेम शंकर कहते हैं, तो आज ही भागे हुए लोगों को सूचना दे दो और पड़ोस के गांवों में भी खबर भेज दो।